हेलो गाइस, my name is डॉक्टर दीपक आंजना, करंटली पोस्टेड एज अ मेडिकल ऑफिसर एट यूपीएससी रतलाम। और आज हमारे साथ है डॉक्टर शबनम, जिन्होंने भी रिसेंटली अपनी एफएमजी एग्जाम पास करी है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन डॉक्टर शबनम, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। Thank you so much, Dr. Deepak, for having me. Hi, my name is Dr. Shabnam. I graduated from International High School of Medicine, Bishkek, Kyrgyzstan. Recently, I have cleared my FMG exam in very first attempt, and now I am waiting for my internship. ठीक है। सो अपन ने कब से पढ़ाई वगैरह चालू कर दी थी कॉलेज में? कॉलेज में तो मतलब मैंने प्रॉपर एफएमजी की स्टडी तो थर्ड ईयर से स्टार्ट की थी, मिड हम्म। थर्ड थर्ड ईयर। उससे हम्म। पहले भी हम पढ़ते थे। मैं तो टेक्स्ट बुक से पढ़ती थी, लेकिन सिर्फ वो मॉड्यूल्स के लिए होता था या फिर जो यूनिवर्सिटी में एग्जाम वगैरह होते हैं उनके लिए। लेकिन मुझे हम्म। मतलब पक्का पता नहीं था कि कैसे सोर्स चूज करना है। तो थर्ड हम्म। ईयर में जैसे सब फ्रेंड्स वगैरह ऐप लेने लगे, तो वैसे ही मैंने एक फ्रेंड का ऐप बोरो किया कि कैसे पढ़ाई होती है। तो थर्ड ईयर में तो मैंने उसी जो बोरोड ऐप था उसी से पढ़ाई शुरू की। फिर फोर्थ ईयर में कोविड आ गया तो हम घर पे ही थे। फिर मैंने अपना ऐप बाय किया एंड फिर अपने ऐप से ही सारी पढ़ाई की, और मैंने खुद के नोट्स भी बना रखे थे सारे। तो फिर फोर्थ ईयर में हम वापस जाने की जब तैयारी हुई, तब तक मैंने 12 13 सब्जेक्ट थर्ड फोर्थ ईयर को मिला के कंप्लीट कर लिए थे। एंड फाइनल ईयर में हमारी जैसे यूनिवर्सिटी में एमसीआई की क्लासेस शुरू हो गई स्टार्टिंग से ही। तो वो बहुत अच्छा स्टेप था हमारे लिए, क्योंकि तब हम टाइम नहीं दे पा रहे थे अच्छे से कि हम कॉलेज के एग्जाम पास करें, अच्छे से उसकी प्रिपरेशन करें या फिर एमसीआई की क्लासेस ज्वाइन करें। हमारी एमसीआई की क्लासेस शुरू हो गई थी फिफ्थ ईयर में, तो वो काफी अच्छा स्टेप था हमारे लिए। उसके बाद जब मतलब मैंने सारे सब्जेक्ट एक बार तो तो जब कॉलेज में तक तो कंप्लीट जब तक आपकी कर लिए डिग्री थे। हो गई थी, डिग्री होते टाइम आपके कितने सब्जेक्ट हुए थे? डिग्री होते टाइम तो मैंने सारे कंप्लीट कर ली थी और काफी सारे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का रिवीजन भी हो गया। तो हाँ आपके जो जी। सब्जेक्ट आपने जब जैसे स्टार्ट करा, आपने कुछ कुछ सब्जेक्ट के नोट्स भी खुद से बना रखे थे ऐप वगैरह से। तो जो खुद के नोट्स, क्योंकि खुद के नोट्स बनाने में टाइम भी तो बहुत लगा हो। नहीं, मुझे एक्चुअली लिखने की बहुत मतलब मुझे ये अच्छा। होता है कि अपने नोट्स होते हैं तो काफी अच्छा लगता है, हमें याद होता है कि हमने कौन सी लाइन कहाँ हम्म। पे लिखी। ठीक है। तो तो जब वो अच्छा क्योंकि था ऐसा मुझे। होता है ना कि ज्यादातर लोग जो होते हैं थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में सब नींद से जागते ही हैं कि चलो यार अपने को एफएमजी के लिए पढ़ना है, अब तो पढ़ना ही पड़ेगा वो सारी चीजें। तो स्टार्टिंग में क्या स्ट्रगल होता है कि जब, क्योंकि कॉलेज में कॉलेज की क्लासेस भी होती है, कॉलेज की क्लासेस के साथ साथ चीजें मैनेज करना भी डिफिकल्ट होता है। साथ साथ मैनेज करना डिफिकल्ट होता है, पर ये होता है कि जो सब्जेक्ट कॉलेज में चल रहा है, अगर आप वही सब्जेक्ट साथ में कर रहे हो अपने ऐप से या फिर अपने नोट्स रिवाइज कर रहे हो, तो वो हम्म। काफी इजी हो जाता है। अगले दिन हम्म। मॉड्यूल में वही बोलना पड़ा होता है। सही बात है, बिल्कुल। और जब फिर कॉलेज तक आपके सारे सब्जेक्ट हो ही गए थे, और जैसे इंडिया आने के बाद फिर आपने क्या चीज़ चेंज करी इंडिया आने के बाद? फिर ऐसे, क्योंकि फिर इंडिया ने पता चला कि डायरेक्ट एफएमजी एग्जाम आ ही गया, अब 4 5 महीने बाद जब एग्जाम होता है तब फिर आपने कैसे प्लानिंग करी? मुझे ये था कि अगर मैं अपना 100% दूंगी तो मुझे पता था कि मेरा एग्जाम तो हो ही जाएगा फर्स्ट अटेम्प्ट में। लेकिन उसके लिए हम्म। मुझे बहुत चीजें इफेक्ट होती है 100% देने में, अपनी हेल्थ और भी बहुत कुछ कि घर वाले डिस्टर्ब ना करें। मैं हिमाचल में एक विलेज से बिलोंग करती हूँ, तो विलेज में जैसे पता है कि लोग आते ही रहते हैं घर पे, तो उतना फोकस नहीं हो पाता है। तो मुझे स्टार्टिंग से ये था कि मुझे 100% देना है, तो मैंने कोचिंग ज्वाइन किया था। तो उसी उधर से ही मैंने पढ़ाई की। कोचिंग का फायदा ये था कि सारी फैकल्टी वही थी जो ऐप में मेरी फैकल्टी थी, तो मुझे कोई नए नोट्स नहीं बनाने पड़े। मुझे ये था कि लेक्चर सुनना है और रिवाइज करना है जाके। तो मैं लेक्चर सुनती थी और लाइब्रेरी में आके अपना रिवीजन शुरू कर देती थी। तो हमने दिल्ली जाके कोचिंग करी थी आपने? हाँ जी। ठीक है। तो अब जैसे आपने उस समय कोचिंग ज्वाइन करने का जो डिसीजन लिया, क्योंकि ज्यादातर लोग साथ क्या होता है, किसी ने कॉलेज से 10 सब्जेक्ट 12 सब्जेक्ट कर रखे हैं, तो फिर उनके माइंड में होता है कि चलो मैं तो 10 12 तो कर ही रखे हैं, 2 4 सब्जेक्ट और करूंगा, अब खुद से कर लूंगा और खुद से हो जाएगा। पर खुद से क्या है, सेल्फ डिसिप्लिन होना भी बड़ी बात हो जाती है कि बहुत मुश्किल हो जाता है। कोचिंग से अब वो आई थिंक ईजी हो जाता है सेल्फ डिसिप्लिन होना। नहीं, आई थिंक वो अलग अलग, सबका अलग अलग होता है। क्योंकि हम्म। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो घर पे बैठ कर सकते हैं, उनको वैसा हम्म। माहौल मिल जाता है। हम्म। और मुझे ये था कि माहौल नहीं मिलेगा, बाकी मुझे पता था कि मैं खुद कर ही सकती हूँ वो। सही बात है। तो डिपेंड, अगर आपके माहौल अगर घर का अच्छा हो तो आप वो चीज भी कर सकते जी। हो। सही बात है। और मैं क्वेश्चंस सारी वगैरह कहाँ से फैमिली प्रैक्टिस करते थे? क्वेश्चंस मैंने एफएमजी सॉल्यूशन बुक ले ली थी स्टार्टिंग में, तो मैं वहां से क्वेश्चन करती थी। और मैंने स्टार्टिंग में रेट्रोग्रेड अप्रोच भी किया था कि पहले मैं क्वेश्चन कर लेती थी और उसके जो टॉपिक्स आएंगे वही मैं रिवीजन में करती थी, क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एंड ओके। फिर सारे क्वेश्चन तो ऐप से भी नहीं किए थे,
मतलब मैंने 7-8 सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन किए थे, जो क्वेश्चन बैंक हम्म। होता है। ओके। बाकी मेजर चेंज ये था कि मैंने जीटीज देना शुरू कर दिया था इंडिया के। तो हम्म। वो अच्छा था क्वेश्चन तो के लिए, जीटी में क्योंकि कितना जीटीज स्कोर रहता था मेरा जो स्टार्टिंग वाले में? स्टार्टिंग वाले में, फर्स्ट जीटी मैंने जब दिया था उसका स्कोर था 167 कुछ। अच्छा, ठीक है। उससे बाकी तो उससे कम ही आते थे मेरे मार्क्स, 135, 150, 180 तो मैक्स स्कोर था। फिर जीटी का एनालिसिस कैसे करते थे? जीटी का एनालिसिस जैसे सुबह से दोपहर तक जीटी होता था, तो उसी दिन बैठ के एनालिसिस करना है कि कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, उसकी सारी एक्सप्लेनेशन पढ़नी है, क्यों गलत हुआ, ओके पूरा टॉपिक खत्म करना है। और जो टाइम बचता था उसमें जो टॉपिक मुझे आता है और मैंने गलत कर दिया है क्वेश्चन, वो टॉपिक जाके मैं फिर से पढ़ती थी अपने नोट्स में से कि क्या गलती की है मैंने। तो आपने इतनी क्लासेस पे लिए, क्लासेस के साथ साथ डेली रिवाइज करना भी बड़ा मुश्किल काम होता है, तो वो चीजें कैसे मैनेज करते थे? मेरा मुझे लगता है कि मेरे लिए वो फायदा था कि मेरे सारे सब्जेक्ट्स पहले हो गए थे, तो ऐसा हम्म। नहीं लगता था कि नया पढ़ रही हूँ मैं या नए लेक्चर सही नोट्स बात है। बनाने पड़ रहे हैं। तो रिवीजन ही था मेरे लिए, क्लास में भी रिवीजन ही होता था बैठ के भी, और जल्दी रिवीजन हो रहा था, इंडिया वापस आ गई। जो सब्जेक्ट मैं 12-13 दिन में खत्म करती थी, वही सब्जेक्ट मैं 7-8 दिन में, या फिर उसके बाद 5-6 दिन में, जब टाइम कम हम्म। होता गया मेरा। मतलब अपन अगर कॉलेज से खत्म कर रखा है तो अपने को फिर इंडिया के बड़ा फायदा होता है ना, कि फटाफट चीजें हो रही हैं, ज्यादा अपने को टेंशन भी उस चीज की इतनी नहीं होती कि चलो अपन ने कर रखा है ज्यादा चीजें। वो चीज तो है, तो जब आप प्रिपरेशन का जब फेज था इंडिया आने के बाद, तो क्योंकि एक ऐसा होता है कि कॉलेज में तो एक वो पूरा ऐसा माहौल होता है कि मस्ती चल रही है या क्लासेस चल रही है, यूनिवर्सिटी चल रही है, वहाँ पे एक अलग रियलिटी होती है ना, एक रियलिटी जो हमें फील होती है इंडिया आने के बाद, कि यार अच्छा अब तो डिग्री हो गई, अब तो यही करना पड़ेगा, अब तो पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो वो जब स्टार्टिंग का जब आके जब इंडिया आते हैं, तब जो एक स्टार्टिंग वाला जो स्ट्रगल होता है ना, कि यार कैसे पढ़ना है क्या करना है, वो कैसे चीजें करें? स्टार्टिंग में, मतलब वहां से जब इंडिया से मैं वापस आई थी, तो मैं अपना सोशल मीडिया सब कुछ बंद करके आई थी। मतलब मुझे पता था कि ये चीजें मुझे डिस्ट्रैक्ट करेंगी, क्योंकि हम ना चाहते हुए भी उन लोगों से अपने लाइफ को कंपेयर करना शुरू हो जाते हैं सोशल मीडिया पे, जो कि ऑलरेडी सक्सेसफुल है या हमसे अच्छी जगह पे है। तो मैंने वो बंद करके मैं इंडिया आई थी कि मैं पढ़ूंगी इंडिया आके। बट हमने जैसे प्लान किया होता है चीजें वैसे तो चलती है नहीं। मुझे बहुत पहले से एंग्जाइटी इश्यूज थे, मतलब कुछ होता था तो वो ट्रिगर कर जाता था, पर नॉर्मल रहती थी मैं वैसे। जैसे ही मैं इंडिया आई तो मैं बहुत पैनिक होना शुरू हो गई, और मेरे पैनिक अटैक्स वगैरह सब वापस आना शुरू हो गए। तो वो चीज मुझे पढ़ाई में काफी अफेक्ट हुआ मेरा, क्योंकि ऐसा होता था कि मैं 6 घंटे पढ़ती थी, 6 घंटे बैठ के रोती थी कि अभी नहीं हो रहा है। एंड सेकेंड, उसका एक रीजन ये भी था कि जो हम 4-5 लोग थे मेरे क्लास के, जो टॉपर्स थे मेरे ग्रुप के ही थे सब, हमने सबने साथ में कोचिंग ज्वाइन की थी। तो जैसे जीटीज होता था या कुछ भी हम एग्जाम देते थे वहां पे, तो उनके मार्क्स बहुत अच्छे आते थे, मतलब जीटी में 200+ ही होता था हमेशा मार्क्स, 230 हमेशा। तो मुझे ये लगता था कि यार ये लोग भी तो मेरे साथ ही पढ़ रहे हैं, इनके मार्क्स ऐसे कैसे आ रहे हैं और मेरे क्यों नहीं आ रहे, मतलब वो कंपैरिजन वाला बहुत था मेरे अंदर। तो वो चीज मुझे बहुत अफेक्ट करती थी। और उसके बाद जो पैनिक अटैक्स आते थे, उससे मेरी मेमोरी पे भी काफी वो होता था कि मैं पढ़ रही हूँ लेकिन अच्छे से प्रोडक्टिविटी निकल के नहीं आती थी पूरे दिन की। तो मैंने उसके लिए फिर मेडिकल हेल्प ली, अच्छे से दवाइयाँ वगैरह शुरू की। तो वो सब हुआ। उसके बाद जब अच्छे से प्रिपरेशन का फेज फिर से शुरू कर दिया, मैं ये बोलना चाहूंगी कि ऐसा नहीं होता है कि जो हमने प्लान किया है लाइफ वैसे ही चलेगी, प्रिपरेशन हमारी ऐसे नहीं जाएगी बिल्कुल सीधी सीधी। कभी अप्स एंड डाउन चलते रहेंगे, कभी हम खुद टाइम पास करेंगे, कभी कुछ ऐसा हो जाएगा कि खुद ही टाइम पास हो जाएगा। तो हमने सोचा होगा कि सब्जेक्ट 8 दिन में खत्म करेंगे, क्या पता 10 दिन भी लग जाए इसको खत्म करने के लिए। पर तब ये बैठ के रोना नहीं कि अभी 10 दिन हो गए, ओके हो गए 10 दिन, अब अगला क्या कर सकते हैं, हम अगला सब्जेक्ट कैसे अच्छे से कर सकते हैं। एंड इसके बाद अच्छा था, सब अच्छे से चल रहा था। एंड फिर जिस दिन एग्जाम पोस्टपोन हुआ, तो लोगों के लिए तो पता नहीं, लेकिन मेरे लिए वो काफी, मतलब ब्लेसिंग बोलूंगी मैं कि मेरे लिए ब्लेसिंग थी वो। क्योंकि उस दिन सुबह मुझे फीवर आया और डेंगू डायग्नोस हो गया मुझे। हम्म। फिर मुझे लगा कि अब 10-15 दिन एग्जाम को बचे हैं, अब मैं कैसे ही एग्जाम दे पाऊंगी, और शाम को ये न्यूज आ गई कि एग्जाम पोस्टपोन हो गया है। तो उसमें मेरे 9-10 दिन तो बिगड़ गए बिल्कुल, मैं बेड रिडन सही थी, बात कुछ है। हो नहीं पा रहा था। और उसके बाद शुरू किया मैंने, लेकिन वीकनेस होती है तो नींद आ जाती है, तो नहीं हो पा रहा था अच्छे से। और उसके बाद मैंने प्रेप का एक, ओके, उसके बाद मैंने एक जीटी दिया, और उसमें मेरे 135 मार्क्स आए। तो मुझे लगा अब तो मुझसे नहीं होगा, क्योंकि अभी एग्जाम को थोड़े ही दिन बच गए हैं और मेरे इतना स्कोर आ रहा है जीटी में, तो कैसे हो पाएगा मुझसे। हम्म। उसके बाद मैंने अपनी प्रिपरेशन को चेंज कर दिया। मैं सुबह उठ के पढ़ती थी, 3:30 बजे हम उठ जाते थे।
उसके बाद शाम तक पढ़ाई होती थी अच्छे से। तो जो मेरा लास्ट का फेज था, जो मैंने रिवीजन लास्ट में किया, मैं वो बोलूंगी कि वो मेरे लिए काफी, मतलब एग्जाम में हम्म। मुझे हेल्प किया। मुझे एक एक पॉइंट याद था, जैसे क्वेश्चन सामने स्लाइड आई थी, मुझे याद था कि ये क्वेश्चन, ओके, उस पेज से ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो सही वो मेरा बात। रिसेंट मेमोरी से ही था, लास्ट वो में एक ही चीज को रिवीजन आप किया। बार बार करते हो तो नोट्स की फिर फोटोग्राफी मेमोरी बनने लग जाती है, वो सही बात है। तो जब डाउन फेज आता है, जब अपने पिछले प्रिपरेट, क्योंकि ऐसा होता है कि अब पढ़ाई कर रहे हो, सब कुछ आप कट डाउन हो, सोशल मीडिया से आप कट डाउन हो, नॉर्मल आपकी लाइफ बंद है, तो बिल्कुल ऑब्वियसली पूरा टाइम पढ़ते पढ़ते तो डिप्रेशन आने लग ही जाता है। एक टाइम आता है, एक हफ्ता पूरा अपन पढ़ते हैं, तो एक दिन तो ऐसा आएगा ही आएगा जब आप बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि अब मन करेगा ही नहीं पढ़ने का। उस टाइम से कैसे डील करते आई थिंक ये 6 मंथ में मैंने सिर्फ एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं किया, लाइफ में ऐसी सिचुएशन को कैसे डील करना है वो भी एक हैं? आदमी सीख जाता है जब कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है। क्योंकि आप अकेले उस जोन में होते हो जहाँ सब लोग पढ़ रहे हैं और दौड़ रहे हैं और सबको मार्क्स चाहिए, और आप खुद को कंपेयर भी कर रहे हो, एक दूसरे को देख रहे हो कि मेरे फ्रेंड्स के इतने मार्क्स आ रहे हैं, मेरे इतने आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी कि कंपैरिजन जो भी करते हैं, इवन कोई बता के नहीं करता कि मैं कंपेयर कर रहा हूँ, दिमाग के अंदर अंदर ही चल रहा होता है, तो उसको प्लीज बंद कर दो। आप अपने लिए, आपको ये पता होना चाहिए कि आप अपना 100% दे रहे हो। आपका दिन अच्छा गया कि नहीं, आप कल क्या कर सकते हो कि आज से बेटर आपका दिन जाए। जो आपका सामने वाला है जिससे आप कंपेयर करो, क्या पता उसने पहले ज्यादा मेहनत करी है, तो ये तो चमत्कार नहीं हो जाएगा कि आप एक दिन पढ़ोगे, एक एक बार आपने टॉपिक पढ़ा और आपको आ गया। क्या पता उसने वो 4 बार पढ़ रखा है और उसका रिवीजन है और आपका फर्स्ट टाइम है। तो कंपैरिजन तो बिल्कुल नहीं करना है। एंड सेकंड, बस भगवान पे फेथ रखना है, अपना 100% देना है, अपने साथ चीटिंग नहीं करनी है। क्योंकि हम लोगों को कुछ भी बोल रहे हैं, यार ये नहीं था इसलिए ऐसा हो गया, या फिर मेरे पास ये नहीं था उसके पास ये था, मतलब ये, तो सही वो सब बात है। कंपेयर नहीं वो करना चीज है। वही से, जो दिल्ली में, जो आप जैसे आपने दिल्ली में प्रिपरेशन लेके करी है, तो आपको पता होगा दिल्ली में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत पढ़ते हैं और फिर भी पास नहीं होते हैं, या बहुत सारे ऐसे हैं जो वहां जाने के बाद भी उतना फोकस नहीं करते हैं, नहीं अच्छे सीरियस होते हैं। तो आपको क्या लगता है दिल्ली में रह के लोग क्या गलतियां करते हैं वहाँ पढ़ाई करते हैं? आई थिंक मुझे, मेरे साथ जो सराउंडिंग थी वो तो ऐसी थी कि सब पढ़ने वाले थे। तो हम्म। अगर आपके साथ कोई लोग हैं तो बिल्कुल कट डाउन हो जाए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए लाइफ में, कि ये 6 मंथ वापस तो नहीं आने वाले वापस, कि अभी आपको फिर कोई बोलेगा कि ओके। और कुछ लोग को मैंने देखा है, काफी लोग मैं ऐसे मिली जिनकी मेंटेलिटी ये थी कि यार ये तो हमारा फर्स्ट टाइम है, हम तो सिर्फ ट्राई देने के लिए हम्म। एग्जाम दे रहे हैं। ऐसा नहीं चलता है कि ट्राई देने के लिए कैसे आप, मतलब एग्जाम तो, अगर आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हो उसका मतलब आप प्रिपेयर हो फर्स्ट कि आप टाइम कुछ सिक्स नहीं मंथ होता बाद है, उसको एग्जाम लास्ट देंगे। टाइम ही समझो, मेन तो वही है। हाँ। सही हाँ। बात है। और अब तो डू और डाई वाला होना चाहिए कि मुझे करना है, और सही ऐसा भी नहीं बात है। सोचना है कि अगर नहीं, मैं ये बोलूंगी कि अपनी उस टारगेट से वो मत करो कि मैं पास होऊंगा या फेल होऊंगा। मैं कल क्या कर रहा हूँ बस कल का सोचो, अपनी सही बात प्रिपरेशन आपकी है। अपनी हंड्रेड तरफ से परसेंट होनी हंड्रेड चाहिए परसेंट आज। दो, रिजल्ट तो कुछ भी, उससे इतना फर्क, वो रिजल्ट हमारे हाथ में भी नहीं, मेन तो वही है कि जब पढ़ जितना रहे उसको आप अच्छे से दो। तो इस पूरी प्रिपरेशन के टाइम पे आपको कुछ ऐसी गलतियां भी करी होगी ना, जो आपको लगता है कि ये चीजें मुझे नहीं करना चाहिए थी, या जो अब लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये गलतियां नहीं करनी चाहिए, वो गलतियां क्या थी? एक तो मैं बोलूंगी कि जीटी की टाइमिंग, अब जीटी की टाइमिंग सेम टू सेम एग्जाम जैसे सेट करो। मैंने भी स्टार्टिंग में यही किया कि मैं जीटी देती थी तो मैं 2 घंटे में खत्म कर देती जीटी देके। मुझे लगता था कि ओके अभी हो गया, कि मैं टाइम बचा रही थी अपना, लेकिन वो टाइम बच नहीं रहा था, उसकी कोई इफेक्टिवनेस नहीं आ रही थी, ना मैं एनालाइज करती थी अपना जीटी। तो जब मैंने जीटी दिया और उसके बाद मैंने एक बार, मैं ऐसे ही क्वेश्चन देख रही थी तो मैंने देखा कि 5-6 क्वेश्चन स्किप हो गया मुझसे। बाद में मैंने वो एनालाइज किया तो देखा कि मुझे पता ही नहीं था कि मैंने कब ये टिक करे हैं क्वेश्चन, मुझे नींद आ गई थी बीच में। फिर मैंने अपना टाइम टेबल चेंज किया और जीटी वैसे देना शुरू किया कि जो एग्जाम का टाइम था, कि 9 से मैं 11:30 एक सेट दूंगी, उसके बाद ब्रेक लेके अगला एग्जाम पेपर दूंगी। तो वैसे ही अपना टाइम टेबल वैसे सेट करो, क्योंकि आपका कॉन्शियस रहना और हर एक क्वेश्चन को सेम टाइम देना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप अगर ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा भी हो सकता है कि आप इतना इजी क्वेश्चन गलत करके आओगे एग्जाम को कि आप फिर घर पे आके रिग्रेट करोगे, तो उसका हम्म। कोई फायदा नहीं होगा। एंड सेकेंड, आई थिंक कि फैकल्टी चेंज मत करो लास्ट टाइम पे। तो अगर पहले, अगर आप अभी कॉलेज में और आपको लग रहा है कि मेरी अभी अच्छे से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि फैकल्टी तो सब अच्छी होती है लेकिन कुछ ऐसा होता है, कुछ बहुत डीपली पढ़ाते हैं, कुछ सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ाते हैं, और आपको लग रहा है कि मैं भी डीपली नहीं पढ़ सकता, सिर्फ एग्जाम के लिए मुझे ये मटेरियल चाहिए, तो आप वही मटेरियल चेंज कर सकते हो, लेकिन लास्ट में मत करो बिल्कुल भी। एंड सही बात है। एक और गलती जो मैं करूंगी कि
एंड एक और, कि एग्जाम देने के बाद कभी भी एकदम से रिकॉल मत करो। क्योंकि मैंने अपने साथ ये किया कि जैसे हम एग्जाम दे के आए, हम डिस्कस करना शुरू कर दिया हमने क्वेश्चन, कि ओके ये मैंने ये टिक किया है, मैंने ये टिक किया है, तो उससे भी काफी डिमोटिवेट हो जाते हो आप घर आके, कि यार मैंने तो इतना इजी क्वेश्चन, हम्म। मैंने भी काफी क्वेश्चन ऐसे गलत किए थे जो मैं सबको बताती थी, अरे तेरे को ये नहीं आ रहा, इसका मैं समझा देती हूँ, ऐसे होता है। जो मैंने खुद टॉपिक दूसरों को पढ़ाया वो मैंने खुद गलत कर दिए थे क्वेश्चन। तो वो काफी डिमोटिवेट वाली सिचुएशन हो जाती है। आप रेस्ट करो, क्योंकि हमने 6 मंथ यही सोचा होता है कि यार जिस दिन एग्जाम होगा हमारा, उस दिन हम कितना रिलैक्स हो जाएंगे, कि सारी टेंशन चली जाएगी। लेकिन अगर आप एग्जाम देने के बाद डिस्कस कर रहे हो क्वेश्चन, और कोई ऐसा क्वेश्चन आपने गलत कर दिया जो कि बहुत इजी था, तो फिर होता ही है आपको वो अपने चीज, आप को। और वो होना ही है, वो बहुत सारे सिली मिस्टेक्स, बहुत इजी इजी क्वेश्चन भी होना ही है। और नॉर्मल है वो चीज, उस चीज को लेके उतना टेंशन लेके अपनी रिजल्ट वाले मतलब एग्जाम के बाद वाली जिंदगी को क्यों खराब करना है, जो होना तो हो गया होता और अगर आपको एनालाइज करना ही है तो 3-4 दिन वजह से रेस्ट कर लो, है। अच्छे से रिलैक्स कर लो, घर वालों से बात बात करो, उसके बाद पीडीएफ तो आ ही जाती है आंसर के साथ, आप क्यों गूगल करके ढूंढ रहे हो कि उसका आंसर क्या था, वो था। तो वो काम भी आपका बच जाएगा और आप एनालाइज भी कर सकते हो। सही बात है। लास्ट में जो जूनियर्स जो अभी जो जून 2022 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको क्या आप कुछ कहना चाहते हो, और जो जूनियर्स कॉलेज में हैं अभी? जो कॉलेज में है, जो फर्स्ट सेकेंड ईयर में है, अगर वो ये सोच रहे हैं कि हम लास्ट में जाके पढ़ेंगे, तो ऐसा मत करो, अभी से बैठना शुरू कर दो। क्योंकि ये एग्जाम सिर्फ ये नहीं है कि आपने कितना पढ़ा है, कि जो फाइनल डे है, जो आप 5-6 घंटे उस एग्जाम के लिए बैठोगे, वो बहुत मैटर करता है, एक एक मिनट, कि आप हर एक क्वेश्चन को सेम फोकस दे पा रहे हो कि नहीं। तो वो फोकस 6 महीने में नहीं आता है। वो फोकस आता है कि आप रोज बैठ रहे हो, रोज प्रैक्टिस कर रहे हो, रोज रिवाइज कर रहे हो, रिवीजन में आपका दिमाग चल रहा है उस हिसाब से। एंड जो अभी जून में है बच्चे, जिनको अभी जून वाला एग्जाम देना है, उनको मैं ये बोलूंगी कि आप अभी तो शायद सब्जेक्ट आपके खत्म हो गए होंगे, अगर नहीं हुए हैं तो ये मत सोचो कि दूसरे का क्या चल रहा है, अब अभी से शुरू कर दो पढ़ना। जिसने शुरू भी नहीं किया वो बस शुरू कर दो पढ़ना, अभी से अपना 100% देना शुरू कर दो। एंड सेकेंड थिंग, अपने 20th बुक बनाना शुरू कर दो, कि हर सब्जेक्ट का आपको इतना मटेरियल कंसाइज करके लिखना है कि एग्जाम से जो 3-4 दिन है आप उनमें रिवाइज कर पाओ उसको अच्छे से। एंड सही जो शॉर्ट बात सब्जेक्ट है उनके फ्लैश कार्ड बना लो। सही बात। जैसे कुछ शॉर्ट सब्जेक्ट थे, मैंने फ्लैश कार्ड बना लिए थे उनके, तो मुझे इतना इजी रहा कि मैं आधे घंटे में शॉर्ट सब्जेक्ट साइड कर लेती थी, कि हो अभी ये हो गया, क्या अभी ये क्या हो गया। लिखते थे उसमें एंड जो उनमें जब वो फ्लैश कार्ड बनाते थे उसमें, क्योंकि बहुत सारे वैसे होते हैं कि कुछ 20 नोटबुक जो बनाने बैठते हैं तो फिर वो सब कुछ ही लिखने लग जाते हैं उसमें। हाँ, स्टार्टिंग में मैंने भी यही किया था, मुझे किसी ने, मेरे सीनियर ने बोला था कि 20th बुक बनाना, तो मैंने बहुत शुरू में शुरू कर दिया था बनाना। तो स्टार्टिंग में हमें लगता है ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो हम सब कुछ ग्रैब करके उसमें डाल देते हैं, लेकिन फिर वो इफेक्टिव नहीं होता। तो मैंने जैसे मैं जीटी देती थी, तो उससे पहले मैं सिर्फ अपनी 20th बुक से ही पढ़ती थी। तो वो समझ आने लगता है कि ओके ये तो फालतू में लिखा है मैंने, इसका तो कुछ फायदा ही नहीं है, ये तो मुझे ऐसे ही याद है। तो उसमें बस वो चीजें लिखनी है, वो टेबल्स लिखने हैं जो कि हमें पता होता है कि 50% पेपर इन्हीं टॉपिक में से आएगा। वो हम खुद को फूल बना रहे होते हैं कि अगर हम पीवाईक्यू सॉल्व नहीं कर रहे। पीवाईक्यू का मतलब ये नहीं है कि पीवाईक्यू आपको सेम टू सेम लगा के दे देंगे, वो उसका टॉपिक आएगा, उसको घुमा के पूछेंगे वो। तो आपको सही वो बात। पीवाईक्यू के टॉपिक्स अच्छे से कर लेने हैं, वो टेबल्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता है इसमें से क्वेश्चन आएगा, वो अच्छे से उसका कार्ड पे लगा लेने वो हैं आप अच्छे से। वाई क्यू सोल्व तो करोगे तो वही जो आपको पता चलने लग जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। सही बात है। पीवाईक्यूज एंड जीटी से बहुत एनालिसिस हो जाती है खुद की प्रिपरेशन की। मेनली वही है। तो ऐसा होता है ना कि जीटी में भी बहुत बार कम नंबर आते हैं तो भी डिप्रेशन आने लग जाता है, अरे यार अपना तो हो ही नहीं रहा। राइट। लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है आपकी जीटी में कितने मार्क्स आ रहे हैं, इम्पोर्टेंट वो है कि आप एनालाइज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। हम्म। अभी की जीटी हम्म। की जो गलती हुई है, आप एनालाइज करके उस टॉपिक की गलती अगली बार अगले जीटी में कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, उसको अच्छे से दे पा रहे हो कि नहीं दे पा रहे हो। तो सही वो बात। ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड ये मार्क्स नहीं होते, क्योंकि कई बार क्या पता पेपर जीटी से भी इजी आ जाए, जिस जैसा हाँ। इस बार हुआ था, क्योंकि फर्स्ट बहुत इजी था। ऐसा लग रहा था पी बाई सही। क्यूज डाल रहा था, और हम जो जीटी हमने जो प्रिपेयर किया था, हमने जो लेवल सोचा था एग्जाम का, वो बहुत हाई था। तो वो भी तो हो सकता है, बस अपना 100% दो और फेथ रखो, हम्म। सब अच्छा ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर शबनम, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। आई थिंक बहुत सारे लोगों को इससे हेल्प मिलेगी। और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू शबनम। थैंक यू सर।